भाषा के बारे में गुरु गोलवलकर ने बहुत पहले कह दिया था कि जितनी भी भाषाएं हैं हमारे भारत में बोली जाती हैं, ये सब राष्ट्रभाषा है। बावजूद इसके आरएसएस के इस लाइन के होने के बावजूद भाषा के नाम पर इस देश ने इतनी राजनीति देखी, इस देश ने राज्यों का बंटवारा देखा, इस देश ने लोगों की मृत्यु देखी भाषा के नाम पर, और अब भी मारपीट लगातार भाषा के नाम पर देखा जा रहा है। ऐसे समय में अगर सारी भाषाओं को राष्ट्रभाषा मानते हुए और उनको समृद्ध और सशक्त करने की बात लाल किले से प्राचीर से हो रही है, तो मैं फिर इसको भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के पंचप्रण से जोड़ता हूं। आपने दो नाम लिए, गुरु गोलवलकर का नाम लिया, फिर आपने अभी मोहन भागवत के स्वतंत्र का उल्लेख किया। आज आरएसएस की भी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है लाल किले की प्राचीर से। आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे स्वयं सेवकों को उन्होंने नमन किया, वो हिस्सा भी सुनिए भाषण का। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आरएसएस के 100 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, आपने सुना कैसे प्रशंसा की आरएसएस की, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ उन्होंने आरएसएस को बताया। और अनंत जी की एक क्वेरी है वो दूर कर दीजिएगा प्रदीप जी। और दूसरा इस कांग्रेस के नेताओं को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लीडर्स को, उन्होंने और किसी चीज पर रिएक्ट किया हो ना किया हो, इस क्लिप पर जरूर, संघ पर जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर जरूर बोले हैं। किसने की नाथूराम गोडसे की हत्या, संघ पर किस संस्था पर बैन लगाया था वल्लभ भाई पटेल ने, ऐसे सवाल नहीं। ये कांग्रेस वाले ये सवाल पूछते हैं कि किसने बैन लगाया था संघ पे, ये नहीं बताते किसने हटाया था बैन संघ से। संघ पर प्रतिबंध भी सरदार पटेल के गृह मंत्री रहते हुए लगा, प्रतिबंध हटा भी उन्हीं के रहते। तो इसलिए जो है, अब वो ऐसा विषय है जिसमें आप जाएंगे तो हाँ बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आज का जो भाषण है, दो चीज़ों पर मैं ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहूँगा। एक, ये विजन और उसके अलावा स्टेट्समैनशिप, इन दोनों का सम्मिश्रण है। दूसरी बात, आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो प्रधानमंत्री का 3 चीज़ों पर, जो किसी भी राष्ट्र के विकास का मैं मानता हूँ कि बहुत मौलिक अंग है, वो स्वबोध, इतिहास बोध और शत्रुबोध। अभी तक स्वबोध और इतिहास बोध की बात आती थी, ये घुसपैठियों का मामला जो उठाया उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज का, उससे शत्रुबोध का जो मामला है, जो मुद्दा है, उसको उन्होंने एक तरह से लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है। अगर ये चीज़ हो, तीनों ये चीज लोगों के मन में आए, आम लोगों के मन में, कि हम क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी विशेषता क्या है, इसका एहसास हो, हम किसी से कमतर नहीं है, हम दुनिया की किसी भी संस्कृति से बेहतर है। बड़ी बड़ी संस्कृतियां हुई, नष्ट हो गई, लेकिन सनातन संस्कृति आज भी बनी हुई है, तो कुछ तो विशेषता होगी उसकी। तो अगर हम जो सनातन को मानने वाले हैं वही इस बात को नहीं समझेंगे, तो कैसे उम्मीद करें कि कोई दूसरा इसको मानेगा। तो प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ये जो प्रयास शुरू किया है,
वो एक तरह से मैं मानता हूं कि लोक शिक्षण का जो है उसकी कोशिश की है उन्होंने। वैसे साहब आपकी नजर में कितना बड़ा ये मुद्दा? संस्कृति की जो बात आप कर रहे हैं सर, हमें यही जो सारी औपनिवेशिक शिक्षा हमारी हुई ना, भारत विविध संस्कृतियों का देश है ऐसा बताया गया। हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा है पुस्तकों में कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है, जबकि होना ये चाहिए था, मेरी समझ यही कहती है तमाम संस्कृति और सभ्यता को पढ़ने के बाद, कि भारत एक संस्कृति का देश है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। इस बात को कितने आसानी से टर्न करके आपको कह दिया गया कि आप विभिन्न सबको बांट दिया गया। एक संस्कृति जहां विविधता के लिए हम हर रोज उत्सव मनाते हैं। इस पर न शिक्षा, अभी की शिक्षा नीति में भी इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। इसका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठी ये दो शब्द इस्तेमाल किए, ये कितना बड़ा है? सौरभ देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कारण ये है, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था बीनागुरी में, ये वो इलाका है जो सिलीगुड़ी और उस बॉर्डर पे है। तमाम उस बॉर्डर इलाके पे मैंने देखा था कि एक पॉपुलेशन का चेंज हो गया था पैटर्न, कोई शक नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हो सकता है हमारी कुछ पॉलिसीज़ में कमज़ोरी रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है, एक तो खुली छूट थी, बांग्लादेश बॉर्डर से लोग आ रहे थे, सेटल हो रहे थे। दूसरा, आज आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आप सर्वे कराइए, लोगों के पास 3-3, 4-4 आधार कार्ड हैं, आज भी आराम से मिल रहे हैं। और मैंने तो ऐसे से देखे, मैंने एक किसी घर में देखा था, एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी, उसका भी आधार कार्ड उन्होंने बना दिया था कि उसको दिखा दिया 15 साल से ऊपर है, जबकि वो लड़की ने खुद कबूल किया। तो कहने का मतलब है, ये हमारे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ये जो डेमोग्राफिक ये जो कमेटी बैठेगी, सब कुछ के डिटेल में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है? इन्होंने यूपी की बात की थी और उसको ही एक केस स्टडी मानिए, या केरला फाइल्स में आप देखिए। इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो गरीबी है या लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने देखा ये जो यूपी वाला ही केस हुआ है, इसमें हमारे भी लोग शामिल थे, हिंदू धर्म के भी थे। क्यों थे? क्योंकि इसमें कहीं से पैसा आ रहा बाहर से, वो पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है, उनको फिर अट्रैक्ट कराया जा रहा है हमारी महिलाओं को, और उनको अपने ही लोग आकर्षित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी। केरला में क्या हो रहा है, आपके वहां पर आते हैं ये लोग, इनको फंड मिलते हैं दुबई या पता नहीं कहां से, गल्फ कंट्रीज से, और वो क्या होता है कि वहां बोलते हैं एक घर खरीद लेते हैं। अब आपकी मान लो प्रॉपर्टी, आप उसको बहुत हैवी, आप उसको मान लो एक्स रेट है, आपको x + 10 गुना मिल रही है, आप बेच देंगे तो एक फैमिली आ गई। उसके बाद वो वहाँ पर धीरे धीरे 2-3 और खरीदेंगे। जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर वहाँ से बाकी लोग निकलेंगे। ये देहरादून में आप देखिए, मैं देहरादून का शुरू से निवासी हूँ, आप उत्तराखंड में देखिए, तो ये हो रहा है। तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। दूसरा, मैं एक और आपको, काफ़ी चीज़ें अभी डिस्कस हुई हैं, कल्चर। मेरे ख्याल भारतीय कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और आज भी मैं अफ़गानिस्तान में जब 3 साल था, आपको हैरानी होगी सुन के कि वहाँ पर जो शादियाँ मैंने 1-2 अटेंड की थी, वहाँ पर लोग यहाँ से हिंदुस्तान से घाघरे या जो भी होता है ड्रेस, साड़ियाँ ले जाते थे। और मेरे को एक बार किसी मेजर ने बोला, वो बोलता, सर हम आपके देश से साड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन आपके लोग आजकल साड़ी पहनना बंद कर दिए हैं। तो ये हमने सोच विचार करना है। हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अफ्रीका में मैं था यूनाइटेड नेशन मिशन में, हमारी जो इंडियन मूवीज़ का जो कल्चर है, जो हिंदी वहाँ लोग जानते हैं। अफगानिस्तान में हर आदमी हिंदी जानता है। मैंने पूछा आप कैसे जानते हैं? बिकॉज ऑफ आवर इंडियन मूवीज़। तो हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो साफ जाहिर होता है कि इंडियन कल्चर बहुत अच्छा स्प्रेड हो रहा है। और आज आप देखिए, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, वहाँ दिवाली बन रही है, सारे फेस्टिवल्स बन रहे हैं। दुबई तक में आप देखिए मंदिर बन गया है और वहाँ पर दिवाली फेस्टिवल्स हो रहे हैं। केवल बिहार की छठ पूजा थी, आज वो अमेरिका में भी मनाई जा रही है देवेंद्र। तो ये कल्चर जा रही है, यूनेस्को में बिल्कुल। और देखिए, योगा एक और एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल योगा डे मिलता है। तो मेरे ख्याल हर भारतीय को, और दूसरा एक और चीज है, आज हमारी यूथ क्यों बाहर जाना चाहता है, इस पे भी हमको एक सोच विचार करना चाहिए।